हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि 2024 के आम चुनाव में जो अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसमें विभिन्न जातियों का क्या क्या भूमिका रही, अर्थात उनका वोटिंग बिहेवियर कैसा रहा। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब नॉर्मल सिचुएशन हो, जब कोई लहर नहीं चल रहा हो, उस समय में जाति का बहुत बड़ी भूमिका होती है और हर एक जाति का अपना अपना अलग वोटिंग बिहेवियर होता है। लेकिन जब एबनॉर्मल सिचुएशन हो, जब लहर चल रही हो, जैसे कि 2019 में लहर चल रही थी, वो लहर पुलवामा अटैक के कारण से बहुत सारे जो सीआरपीएफ के जवान मारे गए और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बालाकोट की कार्रवाई किया था, तो उससे एक मोदी वेव हिंदुस्तान में चला। जैसे कि 1977 में आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत जबरदस्त लहर चला था और जनता पार्टी सरकार में आई थी। लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल हो, जब कोई लहर नहीं चल रही हो, तब जातियों का बहुत बड़ी भूमिका होती है आम चुनावों में, राज्य के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी। तो आज हम लोग दोस्तों इसी पर चर्चा करेंगे कि किस किस जाति का क्या क्या वोटिंग बिहेवियर रहा। तो अगर समग्र रूप से देखें तो पूरे उत्तर भारत में और इवन तेलंगाना में यह देखा गया कि जो अपर कास्ट है उसने पूरी तरह से बीजेपी और एनडीए अलायंस को समर्थन दिया और कभी कभी यह समर्थन 70% से भी ज्यादा रहा है। उसी तरह से मुसलमानों ने ओवरवेलमिंगली कांग्रेस और इंडिया अलायंस को समर्थन दिया था। और 2019 में जो मुसलमानों के वोट में जो थोड़ा सा गिरावट हो गया था, वो इस बार पूरी तरह से कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पीछे वो खड़ा हो गया। इसी तरह से अधिकांश ओबीसी जातियों ने एनडीए अलायंस को मदद किया है। दलितों ने जोर शोर से इंडिया अलायंस को मदद किया है। लेकिन जहां जहां दलितों और आदिवासियों के वोट में स्प्लिट हुआ, वहां वहां बीजेपी और एनडीए अलायंस को फायदा हुआ है और वो स्विप कर गया है। क्योंकि एक तरफ अपर कास्ट का वोट और वो भी 70% से ज्यादा, इसके अलावा ओबीसी का वोट वो भी बहुत ज्यादा। और जब दलित और आदिवासी इनका वोट स्प्लिट बने विभाजित हो गया, तो एनडीए अलायंस पूरी तरह से स्वीप कर गया। तो ऐसा क्यों हुआ? अमूमन यह देखा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार की जो योजना है, खास करके 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज की योजना, वह आदिवासियों के वोट पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि आदिवासी और दलित शुरू से ही कांग्रेस के समर्थक रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में क्या देखा जा रहा है कि जैसे गुजरात, वहां पर आदिवासियों ने बीजेपी को समर्थन किया है। दलितों के वोट का भी स्प्लिट हो गया। मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान सम्मान निधि की जो बात होती है, जो 2000 रुपये हर 3 महीने में दिया जाता है, साल में 6000 रुपया और 5 किलो अनाज, ये योजना जबरदस्त कारगर हो रहा है। दूसरा, जो गरीबों को जो मकान बना के दिए गए हैं, तो वो भी एक लाभार्थी वर्ग हो गया बीजेपी और एनडीए का, और ये सब गरीब लोग हैं। तो जब भी कांग्रेस की इस वोट बैंक में जब सेंध होगा, तो निश्चित रूप से उसका लाभ एनडीए और बीजेपी को मिला। और यही कारण है कि बीजेपी को 240 सीट मिले, हालांकि वो 10 वर्ष से शासन में है, और एनडीए गठबंधन को मिलाकर के 294 सीट मिला है, माने 272 जो मेजॉरिटी मार्क है उससे बहुत ज्यादा। और इंडिया अलायंस को 232 या 234 सीट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को अकेला 99 सीट मिला है। कर्नाटक के जब हम वोटिंग पैटर्न को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अपर कास्ट ने बढ़ चढ़ करके एनडीए अलायंस की मदद की है, माने उनका वोट प्रतिशत 70% से भी ज्यादा है, जबकि कांग्रेस और इंडिया अलायंस को मात्र 22% वोट मिले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वोकालिंगा जो एक डोमिनेंट कास्ट है, जो मैसूर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावी है, उनने बढ़ चढ़ करके कांग्रेस को वोट किया। लेकिन इस बार जब बीजेपी का और वहां के जेडीएस जो एचडी देवगौड़ा की पार्टी है और वोकालिंगा की पार्टी है, उसने मिल करके चुनाव लड़ा, और इसका परिणाम यह हुआ कि वोकालिंगा का जो वोट था वो 2 भाग में, कांग्रेस और एनडीए अलायंस दोनों में बट गया। जबकि डीके शिव कुमार भी वोकालिंगा जाति से ही हैं, जो कि वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं।
तो इसका मतलब हुआ कि बीजेपी ने जो जेडीएस से जो समझौता किया उसका उन्हें बहुत जबरदस्त लाभ मिला। और दूसरी बात यह है कि जो दूसरा जो डोमिनेंट कास्ट है कर्नाटक में, लिंगायत, उनने एक मुश्त होकर के 70% से भी ज्यादा वोट बीजेपी को दिया। 66% दलितों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन आदिवासियों का वोट स्प्लिट हो गया, माने एनडीए में और बीजेपी में, जबकि अक्सर आदिवासी का वोट कांग्रेस को ही जाता है। लेकिन मुसलमानों का एक मुश्त वोट कांग्रेस पार्टी को गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि दोस्तों 28 सीट कर्नाटक में है और उसमें से मात्र 9 सीट कांग्रेस को मिला और 19 सीट एनडीए अलायंस माने जेडीएस को 2 सीट और 17 बीजेपी को मिला। इसी तरह हरियाणा में अब 66% अपर कास्ट ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन जाट कम्युनिटी ने करीब 64% कांग्रेस को वोट दिया। 68% शेड्यूल्ड कास्ट ने माने हरिजनों ने कांग्रेस को वोट दिया और ओबीसी में इस बार कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब हो गया। 51% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया और 44% कांग्रेस को वोट दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि 10 सीट हरियाणा में, उसमें से 5 सीट कांग्रेस को मिले और 5 सीट बीजेपी को मिले, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से स्वीप कर गया था और एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिला था। दोस्तों राजस्थान में कुल 25 सीट हैं और इसमें से 14 सीट बीजेपी को मिला और बाकी 11 सीट इंडिया अलायंस को मिला, जिसमें से कांग्रेस को 8 सीट मिले और बाकी उसके सहयोगी दल को मिले 3 सीट। अगर आप वोटिंग बिहेवियर को अगर एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि अपर कास्ट ने ओवरवेलमिंगली पूरी तरह से बीजेपी को समर्थन किया है। लेकिन कांग्रेस इतना बेहतर क्यों नहीं कर पाई? उसका कारण यह है कि मुसलमानों ने सबसे ज्यादा मतलब सॉलिडली कांग्रेस को समर्थन किया, लेकिन जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो अमूमन कांग्रेस के वोट बैंक होते हैं उसमें स्प्लिट हो गया, मतलब विभाजित हो गया। लेकिन 59% ओबीसी ने बीजेपी को समर्थन दिया और यही कारण है कि बीजेपी 14 सीट जीतने में कामयाब हो सकी। दिल्ली में 71% अपर कास्ट ने वोट किया बीजेपी को, उसी तरह से 58% ओबीसी ने और 49% दलितों ने बीजेपी को वोट दिया और इसी कारण से बीजेपी सभी 7 सीट जीतने में कामयाब हो गया। दूसरी बात यह थी कि वहां की आम जनता केंद्र सरकार के नीतियों से सेटिस्फाइड थी और इसी कारण से जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था 4 और 3 का, वो सफल नहीं हो पाया। दोस्तों छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, उसमें से 10 सीट बीजेपी ने जीता, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिला। और उसका रीजन क्या था कि अपर कास्ट ने, ओबीसी ने, दलित ने और आदिवासी ने कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को वोट दिया। मतलब 74% अपर कास्ट ने बीजेपी को वोट दिया, 56% ओबीसी ने और 59% दलित ने बीजेपी को वोट दिया। इसी तरह से 41% आदिवासियों ने बीजेपी को वोट दिया। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसमें बीजेपी पूरी तरह से सेंध लगाने में सफल हो गया, क्योंकि अमूमन छत्तीसगढ़ के आदिवासी और दलित कांग्रेस को वोट देते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस के बदले, हालांकि कांग्रेस को भी उन्होंने वोट दिया, लेकिन दलितों और आदिवासियों का वोट पूरी तरह से स्प्लिट हो गया, विभाजित हो गया, जबकि अपर कास्ट का वोट सॉलिडली पूरी तरह से बीजेपी के पीछे खड़ा रहा और यही कारण है कि 11 में से 10 सीट बीजेपी को मिले। दोस्तों गुजरात में 26 सीट है, जिसमें से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई इस चुनाव में। पिछले आम चुनाव 2019 में कांग्रेस का वहां पर खाता भी नहीं खुला था और इस बार भी जीतने का क्या कारण था? एक तो मोदी फैक्टर था, क्योंकि वो वहीं से आते हैं। दूसरा कि अपर कास्ट ने पूरी तरह से लामबंद होकर के बीजेपी को समर्थन दिया। 58% क्षत्रियों ने बीजेपी को वोट दिया और उसी तरह से 80% पाटीदार, जो कि डोमिनेंट कास्ट है, लैंड ओनिंग कास्ट है वहां का, उनने पूरी तरह से बीजेपी को समर्थन किया। हालांकि मुसलमानों ने पूरी तरह से कांग्रेस को समर्थन किया, लेकिन जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें बीजेपी के सामने में कांग्रेस कहीं भी खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि
जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कांग्रेस का वोट बैंक था उसमें तो स्प्लिट हुआ, लेकिन पाटीदार के वोट बैंक में और फॉरवर्ड कास्ट में अपर कास्ट के वोट बैंक में कोई भी स्प्लिट नहीं हुआ और वो मजबूती से बीजेपी के पीछे खड़े रहे। उसी तरह से जो अदर देन जो पाटीदार है ओबीसी, वो भी पूरी तरह से लामबंद बीजेपी के पीछे रही और यही कारण है कि 25 सीट वो जीतने में कामयाब हो गई। हालांकि पंजाब में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई और कुल 13 सीट में से कांग्रेस 7 सीट जीती, 3 सीट आम आदमी पार्टी को मिली और 1 सीट अकाली दल को मिली और 2 सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिसमें से 1 सीट तो जीता जो कि बेन सिंह का पुत्र है। और बेन सिंह को आप जानते होंगे कि जो इंदिरा गांधी का हत्यारा था, जिसने कि इंदिरा गांधी को गोली मारा था, उनके सिक्योरिटी गार्ड में था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बीजेपी को वहां के अपर कास्ट हिंदू का 56% वोट मिला, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक बीजेपी वहां पर कभी भी एक मजबूत पार्टी नहीं रही है। दोस्तों, यूपी में पूरी तरह से क्लियर कट डिवाइड हो गया, जहां पर कि 82% अपर कास्ट ने एनडीए और बीजेपी को वोट दिया, जबकि 80% से ज्यादा यादवों ने इंडिया अलायंस को वोट दिया। 61% से ज्यादा कुर्मी और कोयरी जो मिडिल कास्ट हैं उन्हें बीजेपी और एनडीए अलायंस को वोट दिया। मुसलमानों ने इस बार एकजुटता दिखाते हुए पूरी तरह से इंडिया अलायंस के पीछे खड़ा रहा और उन्होंने एक मुश्त वोट किया, इन ब्लॉक वोट किया। अदर देन यादव जो दूसरा ओबीसी कास्ट है उसमें 59% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन जाटव जो वोट जो पूरी तरह से जो उनका आबादी 13% है यूपी में, वो पूरी तरह से बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी के पीछे लामबंद रहते थे। इस बार के चुनाव में उनमें स्प्लिट हुआ, जहां पर लगभग आधा वोट तो बीएसपी के साथ में रहा, लेकिन आधे वोट में 25% और 24% के अनुपात में इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस में बढ़ गया। और यह बहुत बड़ा कारण रहा कांग्रेस अलायंस को यूपी में मेजर लैंडस्लाइड विक्ट्री पाने में। और इसी कारण से समाजवादी पार्टी 35 सीट वहां जीत पाई और कांग्रेस को 6 सीट मिली, मतलब कुल मिलाकर के 43 सीट पर इंडिया अलायंस की जीत हुई। दोस्तों, बिहार में 40 सीट है और उसमें से 30 सीट एनडीए अलायंस को मिला और बाकी सीट मतलब 9 सीट इंडिया अलायंस को मिला और 1 सीट इंडिपेंडेंट ने जीता। और वो 1 सीट क्या था? पप्पू यादव का पूर्णिया सीट, जो कांग्रेस में उन्होंने चुनाव से पहले अपनी पार्टी को विलय कर लिया था और वह कांग्रेस से वो सीट मांग रहे थे, लेकिन आरजेडी वालों ने उन्हें सीट नहीं दिया, जिसके कारण से वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और वहां से चुनाव जीत लिया। वहां पर विभिन्न जातियों के वोटरों का बिहेवियर कैसा रहा, तो हम देखते हैं कि 67% अपर कास्ट ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि कुर्मी और कोयरी उनके पीछे खड़े रहे। साध और पासी, जिनकी आबादी बिहार में लगभग 6% है, वो भी एनडीए अलायंस के पीछे खड़ा रहा। 54% अदर बैकवर्ड कास्ट माने अदर देन यादव, जिसको महादलित बिहार में कहते हैं, वो एनडीए के साथ में मजबूती से खड़ा रहा। हालांकि मुसलमानों ने एक मुश्त इंडिया अलायंस को वोट दिया, यादवों ने एक मुश्त इंडिया अलायंस को वोट दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वह जीतने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जो महादलित जो कि एक लाभार्थी वर्ग है और जिसको पिछले 20 साल के शासन के दरमियान वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लाभार्थी वर्ग एक वोट बैंक के रूप में क्रिएट किया हुआ है, उनको तरह तरह की सुविधाएं दिया है, रिजर्वेशन दिया है। तो अभी जो जाति गणना हुई थी उसमें यह बताया गया कि बिहार की पूरी आबादी में लगभग 16% यादवों की आबादी है और महादलितों की आबादी 36% है। तो ये जो 36% है, उन्होंने पूरी तरह से खेल कर दिया और ये महादलित वर्ग नीतीश कुमार के साथ में खड़ा रहा। और जो फॉरवर्ड कास्ट या अपर कास्ट था, वो तो बीजेपी के साथ में शुरू से ही रहा है। तो इस कारण से जातीय समीकरण में एनडीए अलायंस का और कांग्रेस अलायंस में और 10% का गैप रहा। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो चुनाव जो प्रबंधन किया गया था, प्रचार प्रसार किया गया था, उसमें राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया, उनसे प्रचार प्रसार नहीं करवाया गया।
जैसे उन्होंने यूपी में किया, और अभी जो सर्वे हुआ था उसमें पाया गया कि यूपी और बिहार में राहुल गांधी ज्यादा लोकप्रिय हैं किसी भी अन्य नेता से। तो अगर उनसे अगर प्रचार प्रसार करवाया जाता तो निश्चित रूप से इस सीट में इजाफा होता। दूसरी बात यह कि पप्पू यादव को कैंडिडेट नहीं बना करके इंडिया अलायंस ने ये लोगों के सामने ये बताया कि उनमें एका नहीं है, उनमें फूट है, और इसका प्रभाव आसपास के अन्य पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जैसे कि सुपौल, सहरसा या मधेपुर या झंझारपुर या मधुबनी, खगड़िया, इन सब सीटों पर पड़ा। तेलंगाना में अभी हाल में चुनाव हुए थे जिसमें कि कांग्रेस को थंपिंग मेजोरिटी मिला था, बहुत दिनों के बाद, करीब 10 साल बाद, जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था 2014 में। लेकिन बीजेपी ने यहां जबरदस्त कामयाबी हासिल किया और 17 सीट में से 8 सीट बीजेपी को मिले और 8 सीट कांग्रेस को मिला और 1 असदुद्दीन ओवैसी को मिला। यह कैसे हुआ? क्योंकि वोटिंग पैटर्न देखने से ज्ञात होता है कि अधिकांश अपर कास्ट के लोगों ने बीजेपी को वोट किया और ओबीसी का भी वोट ज्यादा मात्रा में बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया गया। बहुत सारे वोट जो पहले बीआरएस को मिलते थे वो सारे वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए और इसी कारण से बीजेपी 8 सीट जीतने में कामयाब हो पाई। 2019 के चुनाव में वो मात्र 4 सीट जीत पाई थी, तो इस बार उनका डबल फायदा हो गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल 29 सीट है और यहां पर कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया। 2019 के चुनाव में उसे 1 सीट मिला था, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा की सीट भी चली गई और उसका कारण यह है कि अपर कास्ट, ओबीसी, लोअर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और आदिवासी, इन सभी ने जबरदस्त रूप से बीजेपी को वोट दिया। जहां पर बीजेपी को 59% वोट मिले वहां पर कांग्रेस को मात्र 32% वोट मिले। इस तरह से 27% वोट का डिफरेंस रहा। और इसका कारण क्या था? इसका कारण यह है कांग्रेस का पिछले 20 साल से सत्ता में नहीं होना, ऑर्गेनाइजेशन संगठन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना, किसी भी प्रकार का आइडियोलॉजिकल विचारधारा नहीं होना, ढुलमुल विचारधारा होना, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व की विचारधारा अपनाना, कभी सेकुलर विचारधारा अपनाना, और इस तरह से कांग्रेस से जनता दिग्भ्रमित हो गई है। दूसरी बात यह है कि सिंधिया के कांग्रेस से बाहर जाने के बाद में उनमें कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सही ढंग से प्रचार प्रसार पूरे मध्य प्रदेश में कर सके और वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। संसाधन का भी बहुत ज्यादा अभाव कांग्रेस पार्टी के अंदर में है। चुनाव से ठीक पहले बहुत सारे कांग्रेसी बीजेपी में चले गए, तो इससे एक भ्रम की स्थिति एमपी में पैदा हो गया और लोगों ने एक मुश्त, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो आदिवासी हो या शेड्यूल कास्ट हो, इन सब ने बीजेपी को वोट दिया और इसी कारण से कांग्रेस का एमपी से पूरी तरह से सफाया हो गया। तो दोस्तों, निचोड़ क्या है? 2024 का जो आम चुनाव हुआ उसमें यह देखा गया कि अपर कास्ट ने पूरी तरह से बीजेपी और एनडीए अलायंस को समर्थन किया। मुसलमानों ने पूरी तरह से कांग्रेस और इंडिया अलायंस का समर्थन किया। जहां जहां शेड्यूल कास्ट ने और शेड्यूल ट्राइब ने कांग्रेस को समर्थन दिया वहां वहां कांग्रेस चुनाव जीती। लेकिन जहां जहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वोटों में स्प्लिट हुआ, विभाजन हुआ, वहां पर कांग्रेस का सफाया हो गया और एनडीए जीती। क्योंकि अपर कास्ट का वोट और अदर देन यादव ओबीसी का वोट मिल करके, और जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वोटों का स्प्लिट हुआ तो बीजेपी और एनडीए अलायंस हमेशा विनर रही और कांग्रेस वहां तक नहीं पहुंच पाई या नहीं पहुंच सकती है। जो कास्ट जो फ्यूरेशन है उसमें कांग्रेस को अगर जिंदा रहना है या इंडिया अलायंस को मजबूती से चुनाव लड़ना है तो उसे जो ओबीसी है, जो महादलित वर्ग है, यादव तो उनके समर्थन हमें है ही, साथ साथ जो ओबीसी हैं जिसको कि महादलित कहते हैं, उनको भी अपने पक्ष में लाना होगा और इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भरोसा देना होगा कि वह एक गरीबों की पार्टी है और वो उसके लिए खड़ी है। तो जो उसका शुरू से वोट बैंक रहा है वो इंटैक्ट रहेगा। मुसलमान तो उनको वोट देते ही रहे हैं, तो तभी वो अगले आम चुनाव में या जो उत्तर भारत या महाराष्ट्र में जो अभी चुनाव होंगे उसमें वो चुनाव जीत पाएंगे, अन्यथा वो चुनाव नहीं जीत सकते। क्योंकि जब तक आप जातियों का
सही ढंग से सोशल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तब तक आप हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो आज दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा रहा इस पर आप अपनी टिप्स मुझे अंकित करें। मैंने ब्लॉग भी लिखे हैं अंग्रेजी में, आप उसको भी पढ़ें। साथ साथ हमारा ये वीडियो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर उपलब्ध है, आप जरूर उसको देखें और अपने कमेंट से मुझे अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।